एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। बहुत हो चुका है ऑब्जेक्टिव की तैयारी, आगे भी हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव की तैयारी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमने जो आपके साथ प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को बिल्कुल पूरा करेंगे। जब तक 1000 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का सीरीज कंप्लीट नहीं होता तब तक हम और आप दोनों चैन की नींद नहीं सोएंगे। अरे सोना तो है ही, मतलब चैन की नींद करने के पठन पाठन की क्रिया में जो नींद होती है उसको नहीं क्या करना है, सोना है, उसको जगा के रखना है। पिछले क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपके लिए लेके आए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर भी रहे होंगे। जो भी समस्याएं हैं आप हमसे अवगत करा भी रहे हैं और हम आपकी समस्याओं को देखते हुए दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। आज के जो एपिसोड है ये ज़्यादा समय का नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का होगा। लेकिन आप एक बात नोट कर लो, आज का जो वीडियो देखेगा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, तो आप नोट करके लिख लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से अगर 4 से 5 प्रश्न नहीं आए, कहने का मतलब 10 से 15 नंबर नहीं आए, तो एग्ज़ाम के बाद आप इसी चैनल पे आके हमें बताएंगे कि सर आप बोल रहे थे कि 4 से 5 प्रश्न 2 नंबर में, कहने का मतलब 10 से 15 नंबर का सवाल आएगा और सवाल एक भी नहीं आया। क्यों सर, ऐसा क्यों किए, मेरा समय क्यों बर्बाद किए हैं? तो आप ऐसा बोल सकते हैं, तब मैं आप लोगों के लिए कभी वीडियो लेके नहीं आऊँगा। लेकिन अगर ये प्रश्न अगर आ गया तो आप हमारे चैनल को अन्य बच्चों तक पहुंचाएंगे भी। तो ये चैलेंज है। पहली बार मैं आप लोगों के साथ वादा कर रहा हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो 10 से 15 नंबर मात्र 15 मिनट के क्लास में, 15 से 20 मिनट के क्लास में, यानी प्रत्येक मिनट में आपको एक नंबर जो है ना फिक्स हो जाएगा। कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ सके, जो ही नहीं 15 की 15-20 भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 10 नंबर जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब टोटल मिला के आएगा ही। तो इस क्लास को आप बिल्कुल देखेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का क्लास। थ्योरिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रश्न है, आप पढ़े भी होंगे कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें। ये प्रश्न आपसे कह रहा है। तो डिफिनीशन लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट रख लेंगे, या जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ आपको हम बता देंगे कहाँ मिलेगा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। तो इसका जो सही जवाब है नोट कर लेंगे कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब प्रति हटा दीजिएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ये होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आज का जो पहला प्रश्न है और उसका जो उत्तर है आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट रख लेंगे निश्चित तौर पे। और ये उत्तर इसका ये रहा, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखें, डिफिनीशन लिखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शंट एवं उसके उपयोग। कभी कभी डिफिनीशन पूछ देता है और कभी कभी उपयोग पूछ देता है। काफ़ी मोस्ट वीवीआई ये प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप बिल्कुल ना छोड़ेंगे। तो शंट क्या है तो आपको पता है, कम प्रतिरोध का वह तार जो गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा में गैल्वेनोमीटर के सामने मतलब समानांतर क्रम में लगा रहता है, शंट कहलाता है। और इसके दो उपयोग जो हैं, दो ही उपयोग पूछेगा, मैं यहाँ 3 बता दिया ताकि अगर एक उपयोग आप भूल भी जाएं तो 2 तो लिखेंगे ना। तो पहला जो उपयोग है वो कह रहा है कि शंट लगाकर किसी भी धारा मापी को किसी भी परास का मतलब रेंज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है रेंज की बात कर रहा है, किसी भी परास के एमीटर में बदला जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि यह धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाता है, साथ ही अधिक विक्षेप उत्पन्न न होने से, विक्षेप मतलब देखते हैं ना, ये मीटर होता है, इसमें कांटा लगता है तो ये हमेशा क्या होता है, वाइब्रेट करता रहता है। तो उसी की बात कर रहा है कि साथ ही अधिक विक्षेप उत्पन्न न होने के कारण है ना, इसके संकेतक की टूटने की जो संभावना होती है ये बनी रहती है ना।
अगर संट आप उसमें नहीं लगाते हैं। तो अगर संट लगा देते हैं तो क्या कहता है, टूटने की संभावना नहीं होती है। ओके। तीसरा कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के संट प्रयुक्त करने से एमीटर की परास बदली जा सकती है। मतलब कहने का ये बात कह रहा है कि संट लगा के ना आप एमीटर की परास को ना बदल सकते हैं, अलग अलग रेंज का जो है ना बना सकते हैं, ये कह रहा है। तो दो उपयोग निश्चित तौर पे पूछता है। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता मात्रक बीमा को लिखे। ठीक है, मतलब सीधा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कोमा दे दिया गलती से, यहाँ पे आ गया है, सीधा होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक बीमा को लिखे। यानी डिफिनीशन भी पूछ देगा, मात्रक भी पूछ देगा। तो डिफिनीशन इसका क्या होता है, कहता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बल का वह परिमाण है जो एकांक धन आवेश पर कार्य करता है। फॉर्मूला बताए थे ना आपको, F/Q बराबर E। मतलब यहाँ देखिए ना विद्युत क्षेत्र यानी E, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता बल का वह परिमाण, यानी बल का वह परिमाण है जो एकांक धन आवेश यानी Q0 परीक्षण आवेश है ना, Q0 पर क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर। या कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, एकांक यानी टेस्ट चार्ज की बात कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर लगने वाला विद्युतीय बल की विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहती है। यानी लगने वाला विद्युतीय बल को, यहाँ की कर दिया है, को कर दीजिएगा, को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, याद रहेगा। अगला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ये भी कई बार एग्जाम में आया है, पूछा भी, इसको नोट कर लेना। उसके बाद इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, जैसे न्यूटन प्रति कूलम है ना, तो न्यूटन बल का मात्रक और इसका बीमा जो होता है M/L/T⁻² होता है और कूलम AT होता है। क्लियर। इसके ऊपर कुछ नहीं, एक छुपा है, इस पर भी एक छुपा है। अब क्या करते, M है तो M लिखिएगा, L है तो L लिखिएगा, और T पहले से -2 है, E ऊपर जाएगा फिर हो जाएगा, तो T⁻³ और A प्लस में ऊपर गया तो माइनस, यानी A⁻−1। देखिए वही चीज़ है ना। तो ये चीज़ को भी आप कभी कभी क्या होता है, A के बदला ना I भी दे देता है, तो आप थोड़ा सा सजग रहिएगा। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि फ्लोराइड क्या है ना, और इनके क्या उपयोग हैं, या इनके उपयोग लिखिए, दो उपयोग लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो भैया यहाँ पर इसका जो डिफिनीशन होगा वो कह रहा है कि फ्लोराइड जो है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सरल व सस्ती युक्ति है। कितना आसान डिफिनीशन हमने लिखाया है, ये बहुत ही आसान डिफिनीशन है, बहुत आसान है। देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार हमारी आवाज़ को सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आंख बंद रखिए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए और सुनिए। एक बार पुनः बोल देते, कह रहा है कि फ्लोराइड क्या है, इनके क्या उपयोग हैं। तो फ्लोराइड जो है ना समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सरल व सस्ती युक्ति है, और ये जो है हर्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टलों की एक ऐसी परत होती है जिसमें सभी क्रिस्टलों की प्रकाशीय अक्ष क्या होती है, परस्पर समांतर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। क्लियर। ये फ्लोराइड का डिफिनीशन हुआ। अब इसका उपयोग क्या होता है, तो आप 3D जितने भी अभी देखें हॉलीवुड की मूवी आती है, स्पाइडरमैन हो या जो भी फिल्म है, अभी जितना भी फिल्म आ रहा है सब 3D भी आ रहा है ना। तो आप जब सिनेमा हॉल में जाएंगे देखने के लिए, जहाँ पे 3D सिनेमा हॉल है, डॉल्बी सिनेमा हॉल है, तो वहाँ पे आप फिल्म देखने जाओगे ना तो एक चश्मा देगा आपको, और चश्मा लगा के आप देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि फिल्म की सभी जो परिघटनाएं हैं वो आपके साथ हो रही, यानी उस चीज़ को आप फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा। तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कह सकते हैं कि फोटो कैमरा जो होता है कभी आप देखे होंगे फ़ोटो जब खींचते हैं तो आगे में एक लंबा सा ग्लास लगा देते हैं ना, उससे क्या, वो फ्लोराइड का उसमें आगे से लगा रहता है, उससे क्या होता है ना कि बादल वगैरह का जो एकदम बहुत बढ़िया अगर आप तस्वीर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यानी क्लीन दिखाई देगा, है ना। जैसा कि पहला पॉइंट में आप देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट के बारे में बता ही दिया। और एक और चीज़ जो आप सभी बच्चे जानते हैं, जब ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो शीशा लगी होती ट्रेन में, तो वो शीशा जो होता है ना वो क्या करता है, धूप तो आएगा ही, लेकिन उसकी जो धूप की तीव्रता है, तेज जो लगता है, तीक्ष्ण जो होता है, उसमें वो क्या करता है, प्रभाव में कमी कर देता है। तो इसका उपयोग जो होता है इन तीनों जगह पे आप कर सकते हैं। दो ही उपयोग पूछता है फ्लोराइड में। देखो इस चीज़ को नोट कर लेना, अगर आप जान भी रहे हो ना तो ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाने से आप वीडियो देखें ही नहीं और नुकसान कर लें, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट निश्चित तौर पे रख लेंगे। अगला कह रहा है 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या करें।
5 प्रश्न देगा चाहे 4 प्रश्न देगा, उसमें 2 की व्याख्या करना है। जैसे कह रहा है कि व्योम तरंग का मतलब होता है स्काई वेव। इंग्लिश देख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद अगला कह रहा है भूतरंग, ग्राउंड वेव, और इसी में तीसरा आपको कह देगा, कुछ और पूछ सकता है। यहाँ पे 2 ही की चर्चा की गई है, और कुछ पूछ सकता है। तो डिफिनीशन याद रखना, व्योम तरंग का डिफिनीशन क्या है कि 2 मेगा हर्ट्ज, यानी एम का मतलब मेगा, एच जेड का मतलब हर्ट्ज, हर्ट्ज यानी आवृत्ति का मात्रक। तो कहता है 2 मेगा हर्ट्ज, हिंदी में भी लिख दिए हैं, से 20 मेगा हर्ट्ज, यानी 2 से लेके 20 तक वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को व्योम तरंग कहते हैं। इतना लिख देंगे तो आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी ये पूछ देता है। इसी प्रकार आप देखेंगे अगला दे रखा है नंबर 2 भूतरंग। भूतरंग का कहना क्या है, ध्यान दीजिएगा। भूतरंग में जो कह रहा है भूतरंग का डिफिनीशन कि इस प्रकार का संकेत संप्रेषण होता है, मतलब इस प्रकार का संकेत संप्रेषण कब होता है, तो तब होता है जब प्रेषित एंटीना तथा, प्रेषित का मतलब देने वाला, तथा ग्राही एंटीना मतलब लेने वाला पृथ्वी के सतह के काफ़ी क्या हो, नज़दीक होते हैं, तो ऐसे तरंग को हम लोग कहते हैं भूतरंग। दोनों डिफिनीशन याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है। अगला है फैक्स। फैक्स के बारे में कह रहा है। फैक्स क्या है, तो फैक्स जो होता है ना, अंकीय संचार द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र का, किसी चित्र, जैसे आप अपना चित्र ले लें या कोई सर्टिफिकेट ले लें, तो उसी को कहते हैं चित्र अथवा प्रलेख का, है ना, दूर स्थान पर। जैसे आप दलसिंह सराय में हैं, जैसे हम दलसिंह सराय से वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, और मान लीजिए आप दिल्ली चले गए और आपको कोई कागजात जो है ना आपका दलसिंह सराय में छूट गया है, तो उसका हूबहू सेम टू सेम आपको लेना है, तो हम क्या करेंगे, तो फैक्स की विधि द्वारा, जहाँ भी देखेंगे जाएंगे, कंप्यूटर वाला जो होता है ना, वो क्या बोलते हो, दुकान वगैरह, वहाँ पे जाके कहोगे कि हमको जो है ना इस ईमेल आईडी पे ये चीज़ भेजना है, डॉक्यूमेंट। देखो जाओगे वहाँ पूछोगे ना, वो बता देगा, सारी घटनाएं वो तुमको समझा देगा, तो ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगी। तो वही कह रहा है किसी अंकीय संचार द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र का दूरस्थ स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पुनर्उत्पादन, प्रतिचित्रण या टेलीग्राफी को ही हम क्या कहते हैं, फैक्स कहते हैं। यानी सेम टू सेम हूबहू फोटोकॉपी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप जो भेजे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्स कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनीशन ऐसे भी कह सकते हैं, या समझाने के लिए कि प्रलेख अथवा चित्र के जिस भाग को भेजना होता है उससे पहले प्रकाश स्रोत से हम क्या करते हैं, स्कैन कराते हैं। फोटोकॉपी मशीन के द्वारा क्या करते हैं, उसका स्कैन किया जाता है, और फिर स्कैन से जो प्राप्त आपका डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या करते हैं, तो प्रकाश संसूचक स्कैनित द्वारा, यहाँ लिखा हुआ है ना, विद्युत संकेत में बदला जाता है, और फिर उपयुक्त संचार विधि द्वारा वहाँ पे अगला स्थान पे प्रेषित किया जाता है। तो डिफिनीशन इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो इसका डिफिनीशन www, वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहा है। यानी www जो होता है ना, ये वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त नाम है। क्लियर। और आप देखे होंगे कंप्यूटर में या मोबाइल पे आप कोई भी चीज़ खोजते हैं, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है तो खोजते हैं ना, www बिहार बोर्ड result.nice.in ऐसे करके आप निकालते हैं ना, तो ये होता है। इसका कारण क्या होता है, www आखिर है क्या चीज़, तो यह विश्वव्यापी सूचना तंत्र का एक ढांचा है, एक प्रणाली है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का क्या किया जाता है, अभिलेख किए रहते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ खोजना है ना, तो उसके बदले पहले आप www लगा दीजिए और देखिए फिर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला जो है कह रहा है प्रश्न में अगला कि एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर करें। तो एन मतलब निगेटिव टाइप और पी मतलब पॉजिटिव टाइप, है ना। अर्धचालक जो होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है, उसमें क्या अंतर है, तो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर देख लीजिए। यह क्या करता है, कल बताए थे, यह शुद्ध या नेज अर्धचालक में 5 संयोजी वाले परमाणु जैसे Sb, As, P आदि की अशुद्धियाँ मिलाने से बनता है। समझ रहे हैं ना, इससे मतलब बनाने से ये सब बनता है। और ये जो होता है Al कह सकते हैं, In आदि की अशुद्धियाँ मिलाने से बनता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसी प्रकार आप देखोगे क्लास में इसके बारे में हम पूरा एकदम डिटेल्स में बताए थे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरह से बनाए थे, आपको याद होगा। As करके दिए थे, फिर इसमें जो इसका सहसंयोजिक तत्व वगैरह डाले थे, याद कर लेना, एक बार देख लेना नोट्स अपना उल्टा के। फिर इसमें कहता है एन टाइप में क्या, एन टाइप आखिर नाम क्यों पड़ा, तो इसमें जो होता है ना बहुत मात्रा में जो है ना वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप में क्या होता है, हॉल होता है। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यक मात्रा में हॉल होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और
हॉल जो होता है कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है, हॉल ज़्यादा होता है। देखिए इसमें लिखा भी होगा, पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा देखिए है ना लिखा हुआ, और तीसरा भी देखिए लिखा हुआ है। तो ये भी एग्जाम में 2 नंबर से पूछता है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अगला जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंस हो, यहाँ लिखा हुआ लेंज होगा, क्या लिखेंगे आप लोग, लेंज कर लेना, सही कर लेना प्लीज़, लेंज का नियम लिखें। तो लेंज का नियम बहुत आसान है। लेंज का नियम क्या कहता है, तो लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बताता है, इतना बात आप याद रखना। और लेंज साहब वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने जो नियम दिया, नियम क्या दिया, तो नियम दिया, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि अपनी उत्पत्ति का वो क्या करती है, विरोध करती है। ये आपका है ना। और इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अगर डिफिनीशन पूछे तो सीधा है कि जब कभी भी किसी संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा दोनों प्रेरित होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, याद कर लेना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप समझ भी रहे होंगे। अगला जो है कह रहा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, तो ये भी डिफिनीशन पूछता है। तो नियम क्या है, इस प्रयोग के आधार पर, यानी फैराडे ने एक प्रयोग किया था, उसके आधार पर फैराडे ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कभी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा यहाँ होगा। ठीक है, दोबारा लिखा है, इसको मिटा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा प्रेरित होती, इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है। अगला जो कह रहा है आपका कि व्यतिकरण विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। व्यतिकरण विवर्तन में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें, ऐसा कह रहा है आपसे। तो व्यतिकरण विवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। अब देखिए, व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त होते हैं और इसमें क्या होते हैं, अदीप्त नहीं होते हैं। इसकी जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है प्राय समान होती है, इसकी फ्रिंज की चौड़ाई प्राय समान नहीं होती है। व्यतिकरण क्षेत्र में सभी दीप्त फ्रिंज की तीव्रता समान होती है लेकिन इसमें समान नहीं होती है। तो जितना आज टोटल 10 क्वेश्चन ये हमने कंप्लीट किया है, इस 10 प्रश्न का जो है अगला सीरीज, जैसे 10 आज बताए हैं ना, तो 10 और प्रश्न का उत्तर हम लेके आएंगे, तो 20 होगा। और 20 को जब आप पढ़ लेंगे ना, तो आप विश्वास रखें, आप गारंटी रखें कि आपको 10 से 15 नंबर जो है एग्ज़ाम में आएगा ही। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप बताएंगे कि जी सर हमको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसका हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे आज ही शाम में, लगभग 7 से 8 के बीच में। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे कि हमें मतलब किसी प्रकार का कमेंट नहीं आता है तो हम वीडियो नहीं लाएंगे, तब ऑब्जेक्टिव को ही लेके चलेंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।